नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। आज फिर पूरे देश की गोदी मीडिया डंका बजा रही है। नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। डंका बजाने के लिए हर दिन एक नई वजह चाहिए होती है और सुबह सुबह उस नई वजह को तलाशती है गोदी मीडिया। और तलाशती नहीं है गोदी मीडिया को बता दिया जाता है कि आज दिन भर इस पर डंका बजाना। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए। 4 दिन के लिए अमेरिका का विदेश मंत्री किसी देश में आए और 4 दिन बैठा रहे तो वजह तो बड़ी होगी। अब वजह बड़ी होगी तो डंके की आवाज भी बड़ी होगी, मतलब ऊंची होगी, तेज होगी। खूब जोर जोर से डंका बज रहा है। हेडलाइनें लग रही हैं। ट्रंप ने वहां से पीले चावल भेजे हैं, हल्दी चावल, कि आइए आपके बगैर दिल नहीं लगता है। हेडलाइन, बड़ी बड़ी हेडलाइन देखी जा रही है कि ट्रंप ने मोदी को बुलाया है, न्योता दिया है कि अमेरिका है। ट्रंप ने हालांकि मोदी को पहले भी एक बार बुलाया था खाना खाने के लिए, साथ में बैठ के, लेकिन मोदी जी गए नहीं थे। अब फिर बुला रहा है, लेकिन ये बात सिर्फ इस देश की मीडिया को खबर लगी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम लोग भी इंतजार कर। सर्जियो गोर, जो अमेरिका का दूत है, राजदूत है भारत में, और ट्रंप का तो अजीज है, ट्रंप का दुलारा है। पूरा एक बड़ा हिस्सा एशिया का उसके हवाले कर रखा है ट्रंप ने। सर्जियो गोर के ट्वीट में भी मोदी को इनविटेशन जैसी कोई खबर नहीं। लेकिन अब हम आते हैं असली खबर पर। ये सब डंका तो बज रहा है, बजने में। दरअसल अमेरिका से भारत के लिए रवानगी से पहले ही मार्को रूबियो ने साफ कर दिया था कि अमेरिका से भारत वो क्यों आ रहे। वो भारत आए हैं तेल बेचने, और साहेब अब तेल खरीदेंगे, क्योंकि रूबियो पूरी तैयारी के साथ आए। रूबियो भारत पहुंचने से पहले ही मोदी की शिकायत का गट्ठर भी इकट्ठा करके लाए। अमेरिकी सांसदों ने रूबियो से मोदी की शिकायत की है, और एक सांसद ने तो बाकायदे पॉइंट वाइज शिकायत की है। पॉइंट वाइज यानी आप किसी देश में जा रहे हो, उस देश के साथ संबंधों को और जो है प्रगाढ़ता देने के लिए, किसी भी देश में आप कल्पना करिए, थोड़ा सा तकनीकी मसला हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। किसी भी देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई बहुत महत्वपूर्ण मंत्री जा रहा है वहां संबंधों में और प्रगाढ़ता की, और वहां रवानगी से पहले उस देश के बारे में शिकायत उसके पास आए और वो प्रकाशित भी हो जाए कि ऐसी ऐसी शिकायत लेकर के जा रहे हैं। तो फिर प्रगाढ़ता के लिए जा रहे हो आप कि सामने वाले को राइट टाइम करने जा रहे हो, फिर सवाल खड़ा होने लगता। मोदी जी अभी नॉर्वे गए थे। नॉर्वे जाने से पहले निशिकांत दुबे मोदी जी के पास आते और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बारे में कहते कि नहीं, नॉर्वे प्रधानमंत्री ने का 4 पेज का खर्रा देते कि देखिए कितनी कितनी बदमाशी इसकी है। तो नॉर्वे का दौरा तो वैसे ही आधा सत्यानाश हो गया था कि नॉर्वे के दौरे पे या तो मोदी जी की इतनी हनक हो कि जाएंगे एक शिकायत का पन्ना लेकर के और नॉर्वे के प्रधानमंत्री को दुरुस्त करेंगे, दो ही बात हो सकती। तो ये शिकायत क्या है, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। और इसके अलावा तीसरी बात, वही ट्रंप जिसको आपने अभी 10 दिन पहले जिनपिंग के सामने चीन में गिड़गिड़ाते हुए देखा, वही ट्रंप 56 इंची वाली छाती को रास्ता दिखा। मार्को रूबियो के कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण, जब आप देखेंगे ना, एक होता है कि ऑफिशियल जारी होता है कि क्या क्या शेड्यूल है नेता का। ऑफिशियल जब उनका कार्यक्रम आप देखेंगे प्रोग्राम, तो 26 तारीख को क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक है भारत। इसके लिए भी रूबियो आए। क्वाड वो संगठन है अमेरिका की अगुवाई में बना हुआ, जिसे चीन को काउंटर करने के लिए कहा जाता है बनाया गया था। और भाईचारे से शुरू हुआ ये संगठन सैन्य सहयोग तक के सपने देखने और दिखाने लगा था कि ये एक दूसरे के सैन्य सहयोग, रक्षा, साझेदारी तक जाएगा ये।
उस क्वाड को लेके बड़ा संकट खड़ा हो। क्वाड की अध्यक्षता जो है भारत पिछले साल की बैठक नहीं हुई थी, जो खबर है। इस बार ऑस्ट्रेलिया में भी बैठक होने की उम्मीद कम है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जगह फिलीपींस ले सकता है। ये बड़ी खबर है, भारत की जगह फिलीपींस ले सकता है। यानी अमेरिका जिस रणनीतिक साझेदारी में भारत को प्रमुखता दे रहा था, वहां से भी उसको डिलीट करना, इरेज करना। फिर आप सोचिए कि एक राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप चीन जाता है और भारत में भेज देता है विदेश मंत्री। चीन और भारत विकास के मामले में हम कितने पीछे रह गए हों, लेकिन जनसंख्या और बाजार के मामले में चीन से भी हम बढ़े। अब जनसंख्या हमारी ज्यादा है और चीन में ट्रंप जाकर के निगोशिएशन करेंगे, संबंध मजबूत करेंगे। भारत में संबंध मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी रूबियो, मतलब हमारा वाला रूबियो के बराबरी का है क्या? ये बहुत सारे सवाल। मैं आपको बस 2-3 चीजें दिखा करके हेमंत भाई के पास चलूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि सबका मैं इंट्रो में एक एक पार्ट बता दिया हूं। अब बीच में फिर अब प्रोग्राम में एलिबरेट करेंगे उसको। भैया लाइए, पहले हेडलाइन लाइए। देखिए हमारे यहाँ क्या चल रहा है। डंका, हमारे यहाँ डंका ही ड्यूटी, इसको आप मान लीजिए डबल डी। मोदी सिखाते हैं डबल डी ट्रिपल डी, ये डबल डी है, डंका ही ड्यूटी है। पीएम मोदी को ट्रंप का अमेरिका आने का न्योता। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम से मुलाकात की। अमेरिकी मीडिया बोली यह डैमेज कंट्रोल की कोशिश। मतलब एक ही हेडलाइन में तीन बार डंका पीटा है, बजाया एक हेडलाइन में। न्योता भी कर दिया, अमेरिकी मीडिया भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश। हम भीतर खबर पढ़े तो हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा डैमेज तो इतने हैं, कौन कौन सा कंट्रोल करोगे और क्या कंट्रोल करोगे? खैर, आपने पढ़ लिया ना न्योता। हेमंत भाई, सर्जियो गोर, ट्रंप का खास आदमी, सेनापति है भारत में। वही हम लोग कई बार चर्चा किए उसकी दबंगई देख करके कि वायसराय तो नहीं आ गया भारत में। सर्जियो गोर का जरा ट्वीट पढ़ के आप बता दीजिए, बकायदे हिंदी में समझा दीजिए, कहाँ पे इन्विटेशन है, किस लाइन में लिखा है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सर्जियो गोर जब भी कभी ट्रंप मोदी जी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन्हीं की तरफ से ट्वीट आता है। ट्रंप भारत से बात करके ट्रंप ट्वीट नहीं करते, यही करते हैं पिछले कुछ समय से जब से भारत में आए हैं। और इनका जो भी कुछ है ट्रंप के साथ, वो आप सबको पता है। जिस तरीके से साउथ एशिया का पूरा टेंडर इस भाई को दे रखा है, और ये भी ट्रंप की ब्लू आइड बॉयज में से एक है। ठीक, अब सवाल ये आता है कि इसने क्या किया। ये आज जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके अंदर ये थे, सर्जियो गोर थे, विदेश मंत्री रूबियो थे, प्रधानमंत्री जी थे, उधर से विदेश मंत्री थे वो लेजर की आंखों वाले, और अपने डोभाल साहब बैठे हुए थे। क्या कह रहे हैं ये कि ग्रेट टू ज्वाइन सेक्रेटरी रूबियो फॉर ए मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत महान बात हुई कि मैंने उनके साथ अपना ज्वाइन किया मीटिंग को, प्रधानमंत्री जी के साथ रूबियो को। वी हैड ए प्रोडक्टिव डिस्कशन, हमारा बहुत बेहतरीन डिस्कशन हुआ ऑन वेज टू डीपन यूएस इंडिया कोऑपरेशन अक्रॉस सिक्योरिटी। हमारा डिस्कशन हुआ भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए, सुरक्षा में, व्यापार में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, वो उन एरियाज के अंदर जिससे हमारे दोनों देश मजबूत हों, एंड एडवांस ए फ्री एंड ओपन इंडियो पैसिफिक। और भारत प्रशांत महासागर जो है वो एक अग्रिम देश बने, अगले रीजन बने, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसके लिए हम करेंगे। इंडिया इज वाइटल पार्टनर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, ये महोदय ने लिखा। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री जी को? कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं हो तो आप भी देख लीजिएगा, बता दीजिएगा, तो मुझे तो दिखा नहीं। तो बेसिकली आशीष भाई क्या है कि यहाँ आने से पहले भी ये खेल करके आए। मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले तो वो वीडियो दिखा दीजिए जरा, जो इन्होंने चलने से पहले केतकी में बोला था, वो बहुत जरूरी है। We want to sell them as much energy as they'll buy, and obviously you've seen, I think we're at historic levels of U.S. production and U.S. export. We want to be able to do more. We were already in talks with them to do more. We want that to be a bigger part of their portfolio. We also think there's opportunities with Venezuelan oil. In fact, it's my understanding that the interim president of Venezuela will be traveling to India next week as well. So there's opportunities. There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them,
And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe, like, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs, and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India, and we're going to do one later in the year as well. हाँ, ये सुन महोदय लिया कह ना? रहे हैं, ये महोदय तेल बेचने आए, इसलिए मैंने कहा कि भाई इसको दिखा दो। ये तेल बेचने आए हैं, ट्रंप के ये दूत हैं, सौदागर। विदेश मंत्रालय कुछ नहीं, वो बताऊंगा आपको क्या क्या कारनामे इन्होंने 1 साल में किए हैं। भारत की जो भद इन्होंने पीटी है और जो हमने सहा है, आशीष भाई वो भूतों ने भविष्य में, बहुत भारी मन के साथ ये बात कह रहे हैं। इस व्यक्ति ने, इसके बॉस ने जो भारत के साथ किया, वो निक्सन की औकात नहीं थी इंदिरा गांधी के साथ उस जमाने में करते। इंदिरा गांधी ने जो उसके साथ किया, ये भाई साहब क्या कह रहा है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन कर रहे हैं और हम भारत के साथ अपना शेयर बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदे और वेनेजुएला की जो इंटरिम राष्ट्रपति है वो भी अगले हफ्ते भारत आ रही है। भारत की तरफ से आपने कभी सुना कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आना है यहाँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल अमेरिका से पता लगता है आपको कि ट्रेड डील होगी। आजकल आपको पता लगता है कि वो जो तेल किससे खरीदेंगे, हम परमिशन कितने दिन की दी है, वो सारी बातें आपको अमेरिका से पता लगती है। मैं बता दूं खबर देशवासियों को कि इबोला, अफ्रीका में इबोला वायरस के कारण जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उनका भारत दौरा आने का रद्द हो चुका है। इस भाई को किसी ने अपडेट नहीं किया होगा। ये तो अपना एक, वो जो ट्रंप के वहां से आता है, जैसे अपने आता है ना व्हाट्सएप मैसेज, वैसे ही ट्रंप के वहां से ब्रीफ आता है, ये चल पड़ते हैं। अपने जैसे ही ट्रंप ने सारे भर्ती कर रखे हैं अपने कैबिनेट में, ये मान करके चलिए। आशीष भाई, तेल बेचने आया है वो व्यक्ति, उसकी पहली डिमांड सोचिएगा कि ये तेल वेल तो बिकता रहेगा, लेना ही है, और मोदी जी मना कैसे करेंगे? मोदी जी ने आज तक किसी चीज के लिए मना किया? पिछले 10 मई से लेकर के आज तक मोदी जी ने ट्रंप की किसी बात को मना किया क्या? और जब से राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी से, उसके बाद भी अगर किसी चीज के लिए मना किया वो भी बता दीजिए। मैं बताऊंगा सारी बातें आपसे। भारत अमेरिका के जो संबंध है वो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश से अमेरिका के पूर्ण अलगाव और चीन विरोधी कड़े रुख पर टिके हुए हैं, ऐतिहासिक तौर पर। ठीक, आज की तारीख में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो चाहे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को 10 मई के बाद 2 बार ट्रंप व्हाइट हाउस में बुला चुके कि नहीं बुला चुके? बुलाया कि नहीं बुलाया? ठीक, और आपने कहा मोदी को भी बुलाया था। मोदी जब कनाडा में गए थे G7 में, तब फोन किया था उनको कि आप भी आ जाओ, आसिफ मुनीर आए हुए। आज आप समझ सकते हो क्या खेल करना चाह रहा था। उसी समय आसिफ मुनीर चिट्ठी दे के आया था उसको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने के लिए। मोदी जी समझदार निकले, उन्होंने अपना जो भी कुछ किया वो नहीं गए वहां पर, तो देश की इज्जत थोड़ी सी बच गई। पिछले 1 साल के अंदर अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो धराशायी होकर रसातल में जा चुके। कोई भाजपाई संघी माने ना माने, मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपका एक वो संघ का गया था ना, डंका बजा के आया था अमेरिका के अंदर, क्या बता रहा था वो? मैंने रात में शो भी किया था। क्या कह रहा था कि आपने तेल कहा, हमने तेल ईरान से बंद कर दिया। आपने रूस से तेल बंद कहा, हमने वहां से भी कर दिया। आपने बंदरगाह डेवलप करने के लिए मना किया, हमने वो भी कर दिया। आपने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए, हमने वो भी मान लिया। अब आप 18% लगा रहे हैं, हमने तब भी मान लिया। ये है भारत की विदेश नीति जो संघ के एम्बेसडर ने बताई थी वहां जाकर। याद होगा ना आपको, हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक, ये भारत की विदेश नीति है, संघीयों का राष्ट्रवाद है ये, जो भरे कैमरे पे कह रहा था। और उसके कुछ घंटों के बाद जब भारत में भर पिटी तो अपनी ही बात को नकारा। उसका नाम बता दीजिए आप भी, थोड़ा सा आप ज्यादा अच्छे से बताते हुए, वो जो वहां पे खड़ा होकर किया उसने। तो अब ये जो संबंध है आशीष भाई, ये अमेरिका और भारत के संबंध, अगर कोई इज्जतदार सरकार हो तो लगभग मृत अवस्था में है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। साझेदारी क्या होती है आशीष भाई? मैं और आप साझेदार हैं। आपके दुख में, सुख में, हारी में, हर चीज में आपका सहयोग करूंगा। आपकी मदद नहीं करूंगा तो आपको जलील तो कम से कम नहीं करूंगा। राष्ट्रपति बनते सबसे पहले क्या काम किया? भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में कहा भेजा? अमेरिकी सैन्य विमानों से। दुनिया के एक देश का नाम बताइए मुझे, ये राष्ट्रवादी जो भी आएंगे ना ट्रोल करने, उन जाहिरों से पूछ रहा हूं ना, एक देश का नाम बता दें दुनिया में जिनके आदमियों को, जिनके लोगों को, जिनके युवाओं को उनके यहाँ हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके बेचा गया। ठीक, किसी एक देश के लोगों का नाम, एक देश का नाम बताइए जिसके युवाओं को लैपटॉप वाले आतंकवादी का ऑर्डर। लैपटॉप वाले आतंकवादी हमारे युवाओं को कहा।
हमारे जितने भी बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे उनके साथ किस तरह के रेशियल क्राइम्स हुए। डेड इकोनॉमी किसको कहा? भारत को कहा। ये साझेदार की बता रहा हूं आपको सारी बात। किसी प्रधानमंत्री का कैरियर खराब कर सकता हूं, 2 बार किसने कहा? अमेरिका ने कहा। ठीक, इनमें से फलाने से तेल नहीं खरीदोगे, फलाना वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, किसने कहा? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 11 जहाज गिर गए, 6 गिर गए, 5 गिर गए, किसने कहा? तो ये साझेदारी का लेवल है आपका। ठीक, इंडिया इज ए कौन सा हेल, सारी चीजें वो कह चुका है? आपने इन जितनी भी मैंने बातें बताई, ये इस देश की दुखती रग है। इनमें से एक पे मोदी और किसी संघी ने, किसी आईटी सेल ने, जिनके आप नाम लेते हो ट्रॉल्स, निशिकांत दुबे से लेकर के ठाकुर से लेकर के पता नहीं कितने छोड़ रखे हैं आप, किसी एक के मुंह से एक शब्द निकला कभी ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए निकला हो, किसी बात का जवाब दिया गया हो? ये हमारी साझेदारी का लेवल है 20 जनवरी 2025 से, याद रखिएगा इसका। और उसका डंका कौन बजा रहा है? ये भारत के पोमेरियन, कि भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। कहा है निमंत्रण? दिखाइए मुझे। अभी वो चाइना आए थे। ठीक, भारत की और चाइना की क्या स्थिति है उनको पता है अच्छे से। वो चाहते तो भारत का भी विजिट बना सकते, लेकिन नहीं बनाया। वो चीन के चरणों में नतमस्तक होके गया है। वो नतमस्तक शब्द कह रहा हूं। और चीन ने उसको ऐसा ठेंगा दिखाया जो वो पीढ़ियों तक याद रखेगा, खुद को नहीं, वो भी याद रखेगा और अमेरिका भी याद रखेगा। अमेरिका की जो दादागिरी थी, चाइना ने उसके एड़ियों से रगड़ के बेच दिया उसको वापस, एक नए पैसे का कुछ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी ग्रेट कहने का शौक है उसको। ग्रेट डील, कौन सी डील हुई जरा बता दे, रूबियो ही बता दे। भाई साहब, ये होती है पार्टनरशिप जो भारत के साथ इन्होंने निभाई। उसके बावजूद भी यू टेक इट फ्रॉम मी, आप आसपास का तेल छोड़ के, रूस का तेल छोड़ के, ईरान का तेल छोड़ के, यू मार्क माई वर्ड्स टुडे, आप फिर अमेरिका का तेल लोगे। 15,500 जो किलोमीटर है उससे लोगे, महंगा भी पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी खराब है, उसके बावजूद भी आप लोग। अभी 2 दिन पहले देखा था ना किस तरीके से, 4 दिन पहले किस तरीके से अमेरिका से परमिशन मांग रहे थे कि भाई रूस वाला तेल थोड़ा बढ़ा दीजिए। ये आपकी डंके की असलियत है जो कोई नहीं बताएगा। और क्या कह रहे हैं? डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल तो भाई साहब उस चीज का होता है जो हल्का फुल्का डैमेज हुआ, खरोंच लगी। यहाँ तो ये संबंध डिमोलिश हो चुके हैं और एक तरफा ढंग से डिमोलिश हो चुके हैं। ट्रंप ने किए हैं और आपकी आवाज नहीं निकल रही है। किस मुंह से आप ये कह रहे हो कि ट्रंप ने बुलाया आपको? किस मुंह से कह रहे हो? क्या बचा है आपका? यू आर ए डेड इकोनॉमी। भैया एक बात यहीं पे ऐड कर लेना चाहिए हम लोगों को दिमाग में अपने। अभी जो है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक थी दिल्ली में, अब्बास अरागची आए हुए थे। अब्बास अरागची ने यहीं बैठ के दिल्ली में कहा कि हम भारत को तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को मना करने भारत नहीं लेता। हम तेल देने के लिए, दुनिया में सबसे उच्च क्वालिटी का तेल ईरान का होता है। जितना क्रूड है, क्रूड में रशियन क्रूड भी उसके मुकाबले नहीं है। सबसे बेहतरीन क्रूड ईरान का क्रूड है। ठीक, हमारे लिए सहूलियत है कि हम अपने रुपया में आज डॉलर का जो संकट पैदा हो रहा है, अभी हम ईरान से जैसे ही तेल खरीदना शुरू कर दें, आज ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दें, ये 90 रुपया पे आ जाएगा डॉलर। 90 से नीचे हो सकता है चला जाए, 85 पे आ जाए, 84 पे आ जाए। डॉलर की डिमांड है वही खत्म हो जाएगी भारत के लिए। भारत का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट का वो है बिल है, वो सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल तेल का है, सबसे बड़ा है। उसके आसपास भी बाकी कोई इंपोर्ट बिल नहीं। सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल तेल का है, वही डॉलर में पेमेंट करना होता है, और उसी इंपोर्ट बिल की वजह से हमारा रुपया जो है दिनों दिन दुर्गति हो रही है, वो रसातल में जा रहा है। आज हम ईरान से देखिए कितने फायदे हैं, हालांकि इस पे कौन चर्चा करेगा, इसको आप समझिए, और कहीं पे हम गलत होंगे तो बताइएगा, इसमें बुरे उसके साथ बता रहे। जैसे ही ईरान से हम तेल लेंगे, हमारा जो इंपोर्ट बिल है डॉलर वाला, वो सब रुपए में, ईरान रुपए में लेने तैयार है। वो तो रुपए में लेकर के ये भी कह देता है कि रुपए अपने यहाँ रखे रहो, अपने बैंक में ही रखो, तो रुपए में लेगा। डॉलर की जैसे ही हमारे लिए मतलब वो जरूरत कम होगी, डॉलर हमारे रुपए के सामने वो होने लगे
श्रिंक होने लगेगा, रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा, सबसे अच्छी क्वालिटी का तेल सबसे सस्ते में हमारे पास आएगा। चीन ले रहा है ना, बहुत लोग कहेंगे कि भारत दुश्मनी जाए, चीन ले रहा है ना, जाके चीन के सामने क्यों मिमिया रहा था ट्रंप? क्योंकि चीन अपनी ताकत, अपनी संप्रभुता, सबका स्वयं ही मालिक। भारत की ताकत का मालिक कौन? ट्रंप। भारत की संप्रभुता कौन? भारत में अब दौरा कौन करेगा? वो भी ट्रंप के यहाँ तय हो रहा है कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति जाएगी भारत। बताओ, ये हमारे देश में नॉर्मली हमारे देश से ही आता है ना कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति आने वाली है, कार्यक्रम आता है। ये रूबियो बता रहा है अमेरिका में कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत जाएगी। कल्पना करिए, तो हम कितने कमजोर पड़ चुके। आशीष भाई, जो सैंक्शंस ईरान की कंपनियों पर है तेल बेचने के, जो पूरी दुनिया पे है, वो चीन पे भी तो है। जो रूस से तेल खरीदने पे सैंक्शंस हैं, वो रशिया पे भी तो है, हाँ, चीन पे भी तो हाँ, है। वो हाँ। परवाह नहीं करते, आप क्यों करते हो? एक 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, चाइना अमेरिका गए, वहां पूछा गया कि ईरान पे ऑयल सैंक्शंस लगा दी गई है, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि ये हमारा सॉवरेन डिसीजन होगा, हम तेल खरीदेंगे, अमेरिका इज नोबडी। कहा कि नहीं कहा? तेल खरीदा कि नहीं खरीदा? वो तो कमजोर प्रधानमंत्री थे, और जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसको ट्रंप कहता है कि मैं इसका कैरियर खत्म कर सकता हूँ, वो 56 इंची है, वो डंका पिता है। फिर मित्रता देखिए, जो ये ट्रोल आएंगे ना अभी, उनके लिए बता देता हूं आपको। आज की तारीख में जो ईरान के खिलाफ अनैतिक युद्ध है, जिसने भारत में इतना बड़ा ऊर्जा संकट पैदा किया है, ये किसकी पैदा की हुई आपदा है? ट्रंप द्वारा पैदा की गई आपदा। इसराइल की अकेले की तो औकात ही ना वहां चला जाए। ठीक, मोदी कुछ बोल सकते हैं क्या? आज की तारीख में भारत और अमेरिका के संबंध ऐतिहासिक तौर पर रसातल में है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अमेरिका सौहार्दपूर्ण संबंध क्यों नहीं रख सकता? पिछले कुछ वर्षों में जो हालत हुई है, अमेरिका भारतीयों के प्रति बेहद नस्लवादी रवैया अपना रहा है, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भारतीयों को लैपटॉप वाले गुंडे कहा, ट्रंप ने कहा। ठीक, हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर भारतीयों को भेजे, और भारत के मुद्दे पर कभी भी उसने भारत के पक्ष की कोई बात नहीं की, केवल बकवास करता है। गिरी हुई अर्थव्यवस्था, 11 महंगे विमान गिर गए, पता नहीं क्या क्या, मैं प्रधानमंत्री का कैरियर खराब कर दूंगा। अमेरिका कभी भारत का मित्र नहीं था और ना कभी होगा। हमारे बीच में सिर्फ आर्थिक लेन देन है, और इसको आप, जो आज ट्रंप और मोदी है, वो एक ट्रांजैक्शनल संबंध है। आप मुझे ये दे दो, मैं आपको ये दे दूंगा, और आपकी औकात मांगने की भी नहीं। वो जो कहता है आप दे देते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं इसी समय कि किस लिए आया है मार्को रूबियो। तेल बेचना मैंने एक बताया आपको, वो सबसे पहले कलकत्ता क्या करने गया था, सोचा आपने? जो एफसीआरए कानून है शीश भाई, उसमें जो मदर टेरेसा की संस्था है, उसके ऊपर इन श्रीमान जियों ने बैन लगा दिया। ठीक, और जो वो है बेसिकली वो कह क्या रहे हैं और सारा चीज कर क्या रहे हैं। भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार किस लिए है? क्यों? क्योंकि मागा आंदोलन के धार्मिक समर्थकों को लुभाने की कोशिश में मार्को रूबियो ने अपने भारतीय दौरे की शुरुआत आज मिशनरी ऑफ चैरिटी के कोलकाता स्थित मुख्यालय के दौरे से की। क्यों? मदर टेरेसा एक मान्यता प्राप्त कैथोलिक संत है, जिसका अर्थ है कि रूबियो का यह दौरा उनके कैथोलिक विश्वास और अमेरिकी रूढ़िवादी कैथोलिक मतदाताओं के बीच काफी प्रासंगिक है, जिन्हें वे मागा आंदोलन में शामिल करने में मदद करते हैं। विदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति से पहले कई वर्षों तक रूबियो नियमित रूप से अपने व्यक्तिगत ट्विटर फीड पर क्या लिखते थे? प्रतिदिन बाइबल के अंश पोस्ट करता था, अक्सर बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के। इस प्रथा ने उसका काफी ध्यान आकर्षित किया था। फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन फाउंडेशन, तमाम धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने सार्वजनिक रूप से इसकी आलोचना भी की थी कि वे एक प्रमुख सार्वजनिक मंच का उपयोग धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जबकि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने उन्हें बाइबल मैन का नाम दिया था। अब आशीष भाई असली चीज पे आता है। रूबियो जेडी वेंस के साथ मागा आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक है, और व्हाइट हाउस के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। ये राजनीति थी वहां पर जो उसने किया। वेंस और रूबियो दोनों कैथोलिक है, लेकिन जहां वेंस का परिवार अंतरधार्मिक है, वहीं क्यूबा के अप्रवासियों के पुत्र रूबियो अपने धर्म को जिस तरह से व्यक्त करते हैं, वो मागा आंदोलन के मूल में निहित ईसाई राष्ट्रवादी विचारधारा से काफी हद तक मैच करता है, मेल खाता है। कोलकाता में गया, वो किस लिए गया था? वहां से दिल्ली आया, उससे मोदी जी के साथ 1 घंटा चर्चा की।
सीधी सीधी खबर पे आइए, प्रधानमंत्री के साथ बैठक में जो मुद्दा उन्होंने उठाया एज पर सोर्सेज, वो ये था कि जो विदेशी मुद्रा जो आती है उसके लिए भारतीय अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट को और सख्त भारत ने बना दिया है, जिसके कारण वो पैसा वहां नहीं जा पाएगा मदर टेरेसा की संस्था के अंदर। वाशिंगटन में रूबियो के ईसाई सहयोगियों, जिनमें तमाम सांसद हैं, क्रिस स्मिथ भी शामिल है, उनसे आग्रह किया कि वे दिल्ली में प्रधानमंत्री से बात करें और FCRA का जो प्रतिबंध हटा है चैरिटी मिशनरीज पे, उसको हटवाया जाए। और आप लिख के रख लीजिए ये बात, इसके वापस जाने से पहले ये चिट्ठी आ जाएगी। फिर ये हटाया क्यों था, वापस क्यों लगाया क्यों था? ताकि सारे का सारा माल संघियों के पास आ जाए। FCRA का सबसे बड़ा लाभार्थी आज की तारीख में RSS और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें खेल और बड़ा है। प्रतिबंध तो जब लगाया गया था जो है इस पर कोलकाता वाले में मिशनरी ऑफ चैरिटी पर, वो प्रतिबंध लगा के हटा भी लिया था, क्योंकि वो मुद्दा बन गया था। ममता बनर्जी से लेकर के और CPIM सबने मुद्दा बना दिया था। फिर कहा गया कि वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, हटा लिया गया। लेकिन उसके बाद की कहानी, अभी मॉनसून सत्र में नया FCRA बिल आने वाला है, लाने का प्लान था, अब हो सकता है ना। नया FCRA बिल बहुत खतरनाक था। नए FCRA बिल में पता है क्या है? नया FCRA बिल कहता है, FCRA जो विदेशी मुद्रा का होता है ना, फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट, इसमें विदेश से जो मुद्रा आती है तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। FCRA अक्सर सुनते होंगे, FCRA उनका कैंसिल हो गया, लाइसेंस होता है। इस लाइसेंस का नवीनीकरण भी होता है, जैसे होता है ना DL का नवीनीकरण दोबारा से, तो वैसे इस लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। अब जो नया वाला एक्ट है उसके प्रावधान बहुत खतरनाक है। उसमें अगर आपका रिन्यूअल नहीं हुआ, आपका लाइसेंस रद्द, अच्छा केंद्र के पास बहुत इस मामले में तगड़ा अधिकार है, वो रद्द भी कर सकती है। तो आपका लाइसेंस रद्द हो गया, आपका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पाया, या तीसरा होता है लाइसेंस सरेंडर करना। हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन ये भी जब जो हो सकता है, पॉसिबल है, उसको जरूर रखा जाता है, या लाइसेंस सरेंडर कर। इन तीनों स्थितियों में जो भी विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्था है, उस संस्था का संपूर्ण प्रशासन 100% कंट्रोल, एक प्राधिकरण बना देंगे मोदी जी, वो प्राधिकरण के हाथ में उसका कंट्रोल चला जाएगा तुरंत तुरंत। जो नया कानून है वो कानून ये है, तत्काल। अब इसमें सरेंडर करने वाला भूल जाइए आप। दो चीज है, रद्द करना या रिन्यू नहीं होना, रिन्यूअल नहीं होना। दोनों तो केंद्र के हाथ में है, रद्द भी कर सकते हैं, और भाई आपने अप्लाई किया रिन्यूअल के, रिन्यूअल नहीं हो पाया, अगर रिन्यूअल डिले भी हो गया तो जिस दिन उसकी एक्सपायरी है आपके लाइसेंस, उसी दिन तत्काल प्रभाव से क्या क्या जाएगा। जैसे विदेशी वित्त प्राप्त करने वाली संस्थाएं स्कूल चलाती हैं, अस्पताल चलाती हैं, उनके अकाउंट्स, सारा कुछ तत्काल शिफ्ट हो जाएगा उस प्राधिकरण के हाथ में। जो हेमंत भाई ने कहा, भाई इस विषय पे बड़ा सुबह से वो किया, ये बेसिकली यही है कि इस देश में जितने विदेशी धन प्राप्त करने वाले गैर हिंदू संस्थाएं हैं, उनकी गर्दन दबोच दी जाएगी, और वो सब के सब धीरे धीरे संघ के कंट्रोल में आ जाए। उस सब संघ के कंट्रोल में, संघ का वो प्रॉपर्टी, मतलब कुल मिला जुला करके संघ की प्रॉपर्टी। जैसे जैसे महाकाल, जैसे अयोध्या, जैसे काशी, धीरे धीरे इस देश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया ट्रस्ट के जरिए। ये कभी ट्रस्ट थोड़ा थे, लेकिन सबको कंट्रोल में ले लिया गया, नियंत्रण में, धीरे धीरे नियंत्रण में आ गया। तो वही कोशिश इसके जरिए थी। लेकिन अब सवाल इस पे ये है हेमंत भाई, सवाल ये है कि क्या रूबियो का कोलकाता जाना उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? मैं आपको एक हेडलाइन भी दिखा देता हूँ। हेडलाइन लाओ भैया। ये सवाल, कार्यक्रम 2 मिनट लगेगा। आते ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए मार्को रूबियो, भारत ने इसके विदेशी चंदे पर बैन लगा दिया। अब इसमें भैया आगे चलिए, जरा आगे आइए खबर में।
रूबियो के भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिकी कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने वॉशिंगटन एग्जामिनर में 21 मई 2026 को एक ऑप एड लिखा था। इसमें उन्होंने विदेश मंत्री रूबियो से प्रधानमंत्री मोदी और जयशंकर के साथ होने वाली बैठकों में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की अपील की है। आगे चलिए। स्मिथ की दलील देखिए, स्मिथ ने बाकायदे पूरा लिखा है इसको खर्रा। संपत्ति छीनने का खतरा। उन्होंने 22 में मिशनरी ऑफ चैरिटी पे कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर भारत सरकार नया FCRA कानून लागू करती है तो मामूली तकनीकी या अकाउंटिंग गलती के कारण भी पूरी की पूरी संस्था की अस्थायी संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की जा सकती है। उसको समझ लिया अमेरिका वालों ने, ऐसा नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता। स्मिथ ने इस बिल को भारत में काम कर रहे ईसाई चैरिटी समूहों, अस्पतालों, स्कूलों के लिए अत्यधिक नुकसानदेह बताया। द्विपक्षीय संबंधों पर असर। उनका मानना है कि यदि भारत सरकार इस प्रस्तावित कानून को वापस नहीं लेती है तो इससे अमेरिका और भारत के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों को अस्थायी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, मतलब संबंध भी बिगड़ सकते हैं। अब मेरा सवाल, क्या कोलकाता जाना यह रणनीतिक हिस्सा था कि दिल्ली से भी जा सकते थे? नरेंद्र मोदी को मीटिंग में समझाने की जरूरत ही खत्म हो गई। रूबियो का कोलकाता जाना, हाँ देखिए, हम लोग भी उस भाव को, डिप्लोमेसी क्या होता है, वो आदमी मिशनरी में ही पहुंच गया सीधे, वो पर्याप्त है। आपको जरूरी थोड़ा कि आपको हम सब बतावें मुंह खोल करके कि नहीं ऐसा करो। वो जाने का मतलब है कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, आड़ा तिरछा नहीं होना। हेमंत भाई, नहीं, वहां तो सिंपल सी बात है, जाने का भी एक मैसेज है, और 2 बार ग्रेट बोलो, कुछ भी करवा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके। ये उन्होंने नब्ज पकड़ ली है। वो चाइना की तरह लाल आंखों में आंख डाल के बात थोड़ी करेंगे, वो सवाल जवाब थोड़ी करेंगे। वो कहेंगे, वो बताते ही कि वो मुझे सर कहते हैं। दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में उसने कहा है क्या कि ट्रंप ने आज तक वो मुझे सर कहता? केवल एक के बारे में लिखा है। मैं आशीष भाई को व्यक्तिगत फोन पे क्या बात करते हैं हम, जरूरी थोड़ी कि सबको बताया जाए, पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है क्या? उसने स्पेशली बताया कि मुझे सर कहते हैं, सर, ऐसे एक्टिंग करके बताता है। आशीष भाई, बड़ा दुख होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को ये लोग कमजोर प्रधानमंत्री कहते थे, जिसने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर ये कहा कि तेल खरीदने का फैसला हमारा सॉवरेन फैसला है, हम करेंगे, और ईरान से तेल जारी रहा। कभी उसने इन बातों की बड़ा बड़प्पन, बड़बोलापन, हाइपरबोल कभी नहीं किया। और जिसके मुंह से जुबान नहीं निकलती वो विश्व गुरु और डंकापति बनाया जा रहा है। सबसे चिंता की बात यह है, इस देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए जरूरी है भारत के अंदर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो सामने वाले से बुली होने की बजाय उसको बुली कर सके। आपने मेरी शान में कोई गुस्ताखी कर दी, अगर मुझे समझ में ही नहीं आएगा तो आप तो दोबारा करोगे, फिर तिबारा करोगे, 5 बार करोगे। और अगर पहली बार आपको फिटिंग रिप्लाई मिल गया तो सांस नहीं आएगा। कभी ट्रंप के मुंह से चाइना के बारे में कोई बदतमीजी सुनी? रशिया के बारे में कोई बदतमीजी सुनी? भारत के बारे में कैसे बदतमीजी करता है? वो अधिकार उसको कहां से मिलता है? वो दुस्साहस उसको कहां से मिलता है? ये जितने भी जाहिल आएंगे ना ट्रोल लाइन करने के लिए, उनसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, इतने बड़े डंकापति का वो कैसे कर देते हैं? ये समझने की बात है शीश भाई। अगर अमेरिका जिस तरीके से भारत को दबाता चला जा रहा है, अगर ये सिस्टम थोड़े से, राम माधव ने जो बताया ना वो सच्चाई थी, वो आरएसएस के राष्ट्रवाद की सच्चाई है, वो भाजपा के राष्ट्रवाद का आईना है। इस देश के लोगों को कब समझ में आएगा ये मुझे नहीं। और यही सबसे त्रासदी है, इसी बात का मुझे दुख है कि इतने बड़े देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनको आईना दिखा सके। राहुल गांधी बोले तो उसको तो ट्रोल कर देते हैं सारे के सारे, लेकिन ये सारी हकीकत है जो मैंने बताई है। ये वही रूबियो है जिसने शाम को 5:37 पे, आपको याद होगा जो पहले भारत और जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ था, पहला ट्वीट इसी भाई का आया, ठीक 5:37 पे, 10 मई 2025 को। और उसके बाद किसका आया था? श्रीमान ट्रंप का। उसके बाद पाकिस्तान का आया था, और सबसे आखिर में हमारा मैसेज आया, ठीक। और उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई लिहाज शर्म नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका भारत की गर्दन दबोता जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। आने वाली पीढ़ियां इसको भुगतेंगी। अमेरिका इस तरीके से हमें ट्रीट कर रहा है जिस तरीके से वो हमारे ऊपर कोई, जो पहले था ना इंपीरियलिस्ट शासन, अप्रत्यक्ष तौर पे वो हम उनकी इंपीरियलिस्ट कॉलोनी ना हो गए हो, ऐसा मैसेज बार बार पता नहीं क्यों महसूस होने लगा है। खासतौर पर राम माधव की वो बात सुन के जो उसने हडसन इंस्टीट्यूट में बात की, और भारत ने उसका कहीं भी प्रतिवाद नहीं किया। इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते मैं 30 सेकंड की एक खबर पढ़ूंगा, उस पर सवाल भी नहीं लेंगे वक्त बचाने के लिए, लेकिन खबर पढ़ के जरूर आपको बता दे रहा हूं, आप इस पे आगे सोचिएगा। ये भी देख लीजिए साथ में।
क्वाड में क्या भारत की जगह फिलीपींस है? भारत जब चीन के सामने सीधे तौर पर खड़ा नहीं हुआ तो अमेरिका ने फिलीपींस को आगे करना शुरू कर दिया। फिलीपींस अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी बन चुका है जो बिल्कुल चीन के बगल में है। अमेरिका फिलीपींस में सैन्य अड्डों का विस्तार कर रहा है। द स्क्वाड नाम का एक नया गठबंधन बना जिसमें फिलीपींस ने इसी तरह के 4 देशों के समूह में भारत की जगह ली है। ये क्वाड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली इकाई के रूप में उभर रहा है। इसका मुख्य जोर स्पष्ट रूप से हार्ड सिक्योरिटी यानी सुरक्षा पर है। इसके अलावा यह चीन का नाम लेने से भी नहीं हिचकिचाता और इसकी सैन्य तालमेल और आपसी पहुंच कहीं ज्यादा एडवांस। बस आप खबर सोच लीजिए इसमें क्या लिखा है कि चीन के सामने अमेरिका क्वाड के जरिए चीन के सामने खड़ा करना चाहता था भारत। दिक्कत भारत के साथ बहुत है। वो लेजर आंख वाले अक्सर कहते हैं भाई लेजर आंख वाला जो जयशंकर है वो चीन के भी दिक्कत हम किधर के भी नहीं है ना, किधर के भी नहीं। जो ही आता है वो मंदिर के घंटा टाइप बजा चला जाता है। राजपाल यादव वाला डायलॉग था वही। वो चीन के सामने खड़ा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका क्वाड लगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर गठबंधन में। अब इधर चीन से भी हालत वही है। जयशंकर कहते हैं अरे हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, मुझसे लड़ने जाएंगे क्या? तो वहां भी नहीं स्टैंड ले पाए। अमेरिका रोज खींच धो रहा है हम लोग। तो फिर क्वाड की भी अहमियत धीरे धीरे जाती रही। वो क्वाड गया, ब्रिक्स भी गया। अब देखो कहीं के तो हम कहते ना कहीं के ब्रिक्स जिसके जड़ों में आप थे और आप ही जिसकी जड़ थे, वो ब्रिक्स भी गया, वो क्वाड भी गया। आसियान भी कहीं अब नहीं सुनने में आता कि आसियान में भारत की क्या प्रासंगिकता है। सार्क खत्म ही के करीब मान लो। तो है क्या ये मुंहजोरी के सिवाय है क्या? भाइयों और बहनों, देश के लिए खड़े हो जाओ, कुर्बानी का वक्त है। अरे एक के बार भाई कोई बता दो कि बकरीद के टाइप सनातनी कोई एक ऐसा त्योहार का नाम दे दो, ले लो कुर्बानी। गजब का। उस लफाजी के सिवाय कुछ है ही नहीं। बताओ ना, हम तो इंटरनेशनल पर कार्यक्रम लंबे हो जाते हैं, दर्शक कहने लगते हैं कि लंबे हो गए लंबे हो गए। ये लंबा छोटा किसू नहीं, हम 5 मिनट में इसको चर्चा भी नहीं कर सकते। 5 मिनट और 25 मिनट। अब बताओ अगर इस पे हो तो मैं 1.5 घंटा 2 घंटा बोलूंगा। आसियान से लेकर सार्क से लेकर के क्वाड और जो है ब्रिक्स तक कहाँ हम हैं। एससीओ और ले लो, उसमें एससीओ में भी हम ही, वहां पर भी आप समझ लो वहां रूस, पाकिस्तान, चीन सब एक है, सब एक है। हमारी प्रेजेंस एससीओ में है मार्केट के लिए। हम हैं कहाँ? आप अपनी ताकत तो बताओ कि कहां पर है। वही एससीओ है जहां पे 2 लोग बतिया रहे थे, पुतिन और जिनपिंग, और मोदी जिसमें सेल्फ बैटरी डाउन थी, सेल्फ लगा दिए, गाड़ी स्टार्ट करने लगे। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।